हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम जो कल हमने अपना जो जीके चलाया था यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, जो हमारा अगस्त के महीने में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहीं से आज हमारी सेकंड क्लास चलेगी, जहां से कल हमने छोड़ा था जीके में। तो दोस्तों आप इस तरह ये मान के चलिएगा कि जो हमने आपको कल की जो क्लास ली है हमने आपकी, तो वहाँ से आपको लगभग एक या दो क्वेश्चन लगभग 20 या 30 मिनट की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम आपको जो भारत के हमारे जो प्रमुख पुरस्कार हैं, तो कभी कभी एग्जामिनर पुरस्कारों के बारे में भी पूछ लेता है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं पुरस्कारों के बारे में पढ़ाएंगे और आगे और भी पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो बगैर सब समय को गवाए हुए आप एकदम अच्छे से जो हम पढ़ाएंगे वो एकाग्रचित्त होके अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बोलने में, बस हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर बताने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो भारत के, और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, बस ये तो हम आपसे बिल्कुल बोलेंगे, वीडियो को अगर देखो, अगर आपको लगे कि ये बंदा सही पढ़ा रहा है, हमारे काम में आने वाला है, तो आप अंत तक ज़रूर देखें। भाई आधा अधूरा काम कभी सफल नहीं होता है, तो आधा अधूरा जिसको देखना है वो बिल्कुल देखे ही मत। ठीक है, और जिस भाई बहन को पढ़ना है, एग्ज़ाम को फाड़ना है, पेपर में एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर अच्छे करने हैं, ठीक है, पुलिस की वर्दी जिसको हासिल करनी है, वो हमारी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। तो ये है हमारे भारत के प्रमुख पुरस्कार। आज जो हमारे जो भारत के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उसके बारे में हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जीके की क्लास है दोस्तों, ये जीके की, जीएस इसके बाद जीएस चलेगी हमारी। तो पहला हमारा पॉइंट है, देखो भारत रत्न के बारे में। सबसे जो बड़ा पुरस्कार है हमारा, वो है हमारे देश का, वो है भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो भारत रत्न पुरस्कार ये हमारा पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है। जो भारत रत्न पुरस्कार है वो देश का सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो उसी जो हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो हम उसी के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम ये बेफजूल में बता रहे हैं। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं और बन जाते हैं, तो वो जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से हम उस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति, जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम, व्यक्ति का नाम, कार्यक्षेत्र और वर्ष, यानी कि जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है उन व्यक्ति का हम नाम बोलेंगे, नाम बताएंगे आपको, और उस व्यक्ति को किस कार्य क्षेत्र में उसने क्या काम किया, किस कार्य के लिए जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो वो कार्य क्षेत्र बताएंगे हम आपको। प्रथम है कि द्वितीय है वो बताएंगे, और वर्ष कब मिला है उनको वो बताएंगे। देखो दोस्तों, हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, तो पहले नंबर पर इन्हीं का नाम आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको दार्शनिक के क्षेत्र में ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और ये प्रथम व्यक्ति थे वर्ष 1954 में। दोस्तों ये बात ठीक है, प्रथम व्यक्ति ये थे, बट 3 लोगों को 1954 में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरे नंबर पर श्री राजगोपालाचारी को,
और तीसरे नंबर पे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों लोगों को एक ही साथ मिला था, बट इनको पहले मिला था इसलिए इनका पहला नाम दिया है हमने, इनको दूसरे नंबर पे, इनको तीसरे नंबर पे, मतलब मिला 1954 में ही तीनों को। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनको दार्शनिक के क्षेत्र में दोस्तों पूछ लेगा कि जो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इनको कब मिला, 1954 में मिला। किस क्षेत्र में मिला, कौन सा उनका कार्य क्षेत्र था, तो वो था दार्शनिक कार्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आइएगा दूसरे नंबर पे जो सी राजगोपालाचारी हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र था राजनीतिक क्षेत्र में मिला, और ये द्वितीय व्यक्ति हैं, इनको भी 1954 में मिला। तीसरे व्यक्ति थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्षेत्र में इनको मिला, और ये तृतीय व्यक्ति थे, 1954 में इनको मिला हुआ है। चौथे व्यक्ति डॉक्टर विश्वेश्वरैया, वैज्ञानिक के क्षेत्र में चतुर्थ व्यक्ति 1955 में। दोस्तों जैसे हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, बट आपको सभी याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। हम बता देंगे आपको कौन कौन से याद रखने हैं, बस आप उन्हीं को ध्यान में रखना, उन्हीं महापुरुषों को। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले तो हमको एक फर्स्ट नंबर का याद रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक क्षेत्र में थे, ये प्रथम व्यक्ति थे, और वर्ष 1954 में इनको मिला था। बस छोड़ दो इन, और हालांकि देख लेना सभी को, जल्दी जल्दी हम आपको दिखा दे रहे हैं, बट आपको जो टिक लगा हुआ है आप उन्हीं पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम आपको जल्दी जल्दी एक बार पढ़ के सुना रहे हैं। 4 नंबर पे हमारा है डॉक्टर विश्वेश्वरैया, वैज्ञानिक के क्षेत्र में चतुर्थ व्यक्ति थे, 1955 में मिला था इनको। डॉक्टर भगवान दास को दार्शनिक के क्षेत्र में पंचम व्यक्ति थे, 1955 में मिला था इनको। और छठे नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजनीतिक क्षेत्र में, और ये छठे व्यक्ति थे, 1955 में मिला था इनको। और 7वें नंबर पे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, ये राजनीतिक क्षेत्र में, ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूपी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजनीतिक के क्षेत्र में, 1957 में इनको मिला है। और डॉक्टर डी के कर्वे समाज सुधारक थे, 1958 में, 1958 में इनको मिला है दोस्तों। और फिर हम आते हैं डॉक्टर डी के कर्वे समाज सुधारक थे, ठीक है, 1958 में इनको मिला है। पुरुषोत्तम दास टंडन राजनीतिक के क्षेत्र में 1961 में मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिक के क्षेत्र में 1962 में मिला है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन राजनीतिक के क्षेत्र में 1963 में मिला है। और लाल बहादुर शास्त्री राजनीतिक के क्षेत्र में प्रथम मरणोपरांत 1966 ईस्वी में मिला है। देखो दोस्तों ये टिक लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसको जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है वो मरणोपरांत मिला है, प्रथम व्यक्ति कौन सा है, तो वही हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। ये उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो ये विदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर यही वो व्यक्ति थे, इनको प्रथम मरणोपरांत राजनीतिक क्षेत्र में 1966 में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों आप लोग ये सोचते होंगे, किसी को नहीं मालूम हो अगर, कि जैसे मरणोपरांत मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो जब पुरस्कार दिया जाता है तो उनके घर वालों को दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि वो तो चले गए, पुरस्कार कौन लेगा, अरे उनके घर वाले थोड़ी नहीं चले गए, वो तो हैं अभी। फिर आते इसको, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 12 नंबर पे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, 13 नंबर पे श्रीमती इंदिरा गांधी राजनीतिक क्षेत्र में, और 1972 में इनको मिला है। डॉक्टर बीबी गिर राजनीतिक क्षेत्र में 1975 में इनको मिला है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, हाँ 15 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर पे हम आते हैं तो के कामराज राजनीति के क्षेत्र में मिला है, इनको मरणोपरांत में मिला है 1976 में। मदर टेरेसा समाज सेवा 1980 में। आचार्य विनोबा भावे समाज सेवा मरणोपरांत 1983 में। और खान अब्दुल गफ्फार खान ये पाकिस्तान के थे दोस्तों, देखो टिक लगाइए, इम्पोर्टेंट है। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे पाकिस्तान के रहने वाले थे, समाज सेवा, हालांकि मतलब हैं तो इंडिया के,
जब बंटवारा हो गया तो ये पाकिस्तान में चले गए, इसलिए पाकिस्तान के हो गए, उस टाइम की बात है। इधर समाज सेवा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला, प्रथम विदेशी 1987 में। अब ये भी पूछा जाएगा कि प्रथम विदेशी कौन थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम विदेशी हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे, ठीक है, जिनको ये समाज सेवा के क्षेत्र में 1987 में पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राजनीतिक के क्षेत्र में मरणोपरांत 1990 ईस्वी में मिला था। जो बाबा साहब थे उनको ये मिला था। अब आते हैं 20 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर पे आता है हमारा नेल्सन मंडेला। राजनीतिक क्षेत्र में क्षेत्र था इनका राजनीतिक। दूसरे विदेशी, फर्स्ट विदेशी तो हमारे कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला। अब क्या, अगर फर्स्ट ना पूछे तो दूसरे पूछ लेंगे, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने टिक लगा के रखा है जो इम्पोर्टेंट है वो। तो नेल्सन मंडेला हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में इनको मिला है। दूसरे विदेशी ये 1990 में इनको मिला हुआ है। फिर है दोस्तों मोरारजी देसाई राजनीतिक क्षेत्र में मिला है इनको 1991 में। राजीव गांधी राजनीतिक क्षेत्र में मरणोपरांत 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनीतिक में मरणोपरांत 1991 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राजनीतिक क्षेत्र में मरणोपरांत 1992 में। JRD टाटा उद्योगपति, प्रथम उद्योगपति 1992 में। दोस्तों जो प्रथम उद्योगपति थे JRD टाटा, ठीक है, प्रथम उद्योगपति थे, उनको 1992 में ये पुरस्कार मिला हुआ दोस्तों। 26 नंबर पे आते हैं, JRD टाटा हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 25 नंबर पे हैं JRD टाटा। ये उद्योगपति हैं, ये प्रथम उद्योगपति हैं। 1992 में इनको ये पुरस्कार मिला था। कुछ ये वाला क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि प्रथम उद्योगपति कौन थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, तो वो थे JRD टाटा। किस क्षेत्र में उद्योगपति थे भाई, प्रथम उद्योगपति थे। 1992 में इनको ये पुरस्कार मिला था। अब सत्यजीत रे ये फिल्मकार थे। जो सत्यजीत रे ये फिल्मकार, प्रथम फिल्मकार थे, ठीक है दोस्तों, प्रथम फिल्मकार थे, इनको ये मिला हुआ था दोस्तों। तो इनको कब मिला, ये 1992 में इनको भी यही पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। गुलजारी लाल नंदा राजनीतिक क्षेत्र में 1997 में। श्रीमती अरोड़ा आसफ अली राजनीतिक क्षेत्र में 1997 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे, ये हमारे वैज्ञानिक थे, 1998 ईस्वी में। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही इतने महान व्यक्ति थे कि इनके बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने अच्छे व्यक्ति थे। उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी इन्हीं को, APJ अब्दुल कलाम साहब को। अगर ये राष्ट्रपति न बन के अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते ना, तो आज हमारे देश का कुछ इतिहास और ही होता। इतने महान व्यक्ति थे ये। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी जल्दी हम आपको बता रहे हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी ये गायिका थी, प्रथम कन्नड़ गायिका। 1998 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब 31 नंबर पे आता है हमारे जयप्रकाश नारायण जी, लोक सेवक थे, मरणोपरांत इनको 1999 में पुरस्कार मिला था। फिर आता है अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र, प्रथम अर्थशास्त्री 1999 में। तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे जिनको ये पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो वो थे अमर्त्य सेन। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। पंडित रविशंकर ये सितार वादक थे, प्रथम सितार वादक। जितने भी प्रथम हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बस आप ऐसे याद रखो, जो भी प्रथम है वो इम्पोर्टेंट है। सितार वादक 1999 ईस्वी में ये इनको पुरस्कार ये मिला था।
फिर आते हैं, फिर नेक्स्ट में है लता मंगेशकर जी, ये गायिका थी, प्रथम हिंदी गायिका पुरस्कार। ठीक है, प्रथम हिंदी गायिका पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अब फिर आते हैं नेक्स्ट में आते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक थे, तो प्रथम शहनाई वादक थे, इनको 2000 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला था। पंडित भीमसेन जोशी, दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी गायन के क्षेत्र में 2008 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट खिलाड़ी थे, प्रथम खिलाड़ी थे ये सचिन तेंदुलकर, इनको खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर साहब थे, उनको 2014 में मिला था। और प्रोफेशनल CNR राव 44 में थे, वैज्ञानिक थे ये, 2014 में इनको मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी 45वां, राजनीतिक क्षेत्र में 2015। पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षाविद, राजनीति, और 2015 में इनको ये मिला था। दोस्तों तो हमारे पास तो अभी इस मेरे डाटा में तो ये 40 ही नाम अभी हैं, बट आप जब करंट का टीचर, आपको जब भी कोई करंट जहाँ से आप करंट पढ़ेंगे ना, तो अभी 2019 में शायद और मिला है पुरस्कार। ठीक है, तो आप यहाँ पर उनको और एक पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पे, अब हम आते हैं नोबल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नोबल पुरस्कार के बारे में। ठीक है दोस्तों, नोबल पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नोबल पुरस्कार के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका पॉइंट हमारे देखो, स्वीडन के प्रमुख उद्योगपति एवं डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल के द्वारा 1900 ईस्वी में नोबल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, नोबल पुरस्कार की शुरुआत 1900 में की गई थी, किसके द्वारा? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, 1901 में ईस्वी में नोबल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ये पॉइंट याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 1901 ईस्वी में जो नोबल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कि कौन कौन क्षेत्र थे? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, इन 5 क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता था। किंतु 1967 ईस्वी में यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाने लगा। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नहीं था, अभी ये बाद में हो गया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में नोबल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? हमारे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान समय में नोबल पुरस्कारों के तहत इनकी कभी कभी क्या होती है, राशि पूछ ली जाती है दोस्तों, तो हम वही बता रहे हैं आपको राशि। तो वर्तमान समय में नोबल पुरस्कारों के तहत लगभग 8 मिलियन स्वीडन कॉर्नर प्रदान किए जाते हैं। ये इसकी राशि है कितनी? 8 मिलियन स्वीडन कॉर्नर। नोट, विश्व में सबसे अधिक बार नोबल पुरस्कार पाने वाली जो महिला है वो है मैडम क्यूरी। जो मैडम क्यूरी है ना, उन्हीं को सबसे अधिक नोबल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। नोबल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन है, एक बार जल्दी से हम इनका नाम देख लेते हैं। बस आप इनको याद रख लेना, ये मतलब पूछ लेता है। नोबल पुरस्कार पाने वाले भारतीय नाम, क्षेत्र, कार्य और वर्ष। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देखो रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो सभी जानते होंगे, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कार्य था इनका गीतांजलि जो पुस्तक थी, इसके लिए 1913 में इनको पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर CB रमन, नंबर आप अपने हिसाब से देख लेना। डॉक्टर CB रमन भौतिक के क्षेत्र में, रमन प्रभाव 1930 में इनको मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, क्षेत्र था इनका चिकित्सा। कार्य था इनका DNA की संरचना, 1968 ईस्वी में इनको मिला हुआ था। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 में इनको मिला था। डॉक्टर चंद्रशेखर भौतिकी का क्षेत्र था इनका, चंद्रशेखर लिमिट की कार्य था इनका, और 1982 में इनको ये पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन की बात आती है। ठीक है दोस्तों, अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। BS नायपाल साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। वेंकट रमन थे ना, वेंकट रमन रामकृष्णन, तो रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की खोज के लिए 2009 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे। तो 9 नंबर पे हमारे जो कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में इनको ये पुरस्कार मिला था।
कुछ अन्य पुरस्कार हैं दोस्तों। हमने आपको आज इतने पुरस्कार बता दिए, इन पुरस्कारों से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका बाहर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। और करंट वाला जो करंट में पूछेगा तो वो करंट वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। गौरव सर से आप एक क्लास देख लेना गौरव सर की, वो भी एक पूरा मैराथन चलाएंगे इसकी करंट की, उसमें देख लेना, उससे आपका करंट वाला क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अन्य पुरस्कार हमारे हैं, देखो पुरस्कार क्षेत्र और वर्ष, ठीक है, किस क्षेत्र में किस वर्ष में और किन को दिया गया है, मतलब ये कौन दिया गया नाम नहीं है इसमें, ये है पुरस्कार का नाम है और वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी ये भी इसमें दिया गया है। तो अन्य पुरस्कार हमारे हैं, पुरस्कार है क्षेत्र है और वर्ष है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है दोस्तों। फिर ऑस्कर पुरस्कार, ये विश्व के क्षेत्र में, जो ऑस्कर पुरस्कार है वो फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है लेकिन ये विश्व में दिया जाता है। और जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म के क्षेत्र में जी हमारे भारत में दिया जाता है भाई। ये दोनों पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार हैं वो दिए तो फिल्म के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना ये हमारे इंडिया में दिया जाता है। और जो ऑस्कर पुरस्कार है ये विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत, जो वर्ल्ड लेवल वाले पुरस्कार की शुरुआत थी वो 1929 ईस्वी में स्टार्टिंग हुई थी और हमारे जो भारत का था वो था 1969 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर पर आते हैं, जो पद्मश्री पुरस्कार है ये भी फिल्म के क्षेत्र में 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1952 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब हम आते हैं मेन बुकर पुरस्कार, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मेन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी मेन बुकर पुरस्कार की। नेक्स्ट पे आते हैं 6 नंबर पे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में 1965 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक होता है पृथ्वीजर पुरस्कार, शायद इसमें कहीं होगा। पृथ्वीजर पुरस्कार है वो, देखो पुलित्जर तो ये हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में, और जो पृथ्वीजर पुरस्कार है शायद वो कुश्ती वाले क्षेत्र में दिया जाता है पृथ्वीजर पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कलिंग पुरस्कार दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 ये कलिंग पुरस्कार है, ये उड़ीसा सरकार देती है ये कलिंग पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1961 ईस्वी में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1962 ईस्वी में। अब हमारा था द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में या खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना वो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 1985 ईस्वी में ये शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं हम 15 नंबर पे हमारा क्या है। तो 15 नंबर हमारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। 1957 में इसको शुरुआत की गई थी। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 ईस्वी में। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 में। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं फालतू में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। हर पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। होमी भाभा पुरस्कार ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 1990 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष के क्षेत्र में 1990 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र में 1947 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ पॉइंट और हैं हम बताने के लिए, आइए देखते हैं कुछ पॉइंट हमारे। एक इसमें हमारा जो भारत की पहली बोलती आवाक फिल्म आलमारा फिल्म थी, ठीक है दोस्तों। आइएगा अब हम आते हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एक ऐसा टॉपिक जो टॉपिक एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा।
इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तिथि या दिवस, तिथि दिवस, ये डेट एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 डेटें रखी मिलेंगी। हम आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की जो भी, देखो फिर भी बहुत कम है, तो बहुत सारी डेटें, लेकिन हम आपको वही डेटें यहाँ पर लेके आए जो इम्पोर्टेंट डेटें हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली डेटें हैं। हम आपको वही डेटें यहाँ पर लेके आए हैं दोस्तों। आइएगा देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी डेटें हैं वो। देखो हम जनवरी से स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। हर एक डेट इम्पोर्टेंट है, किसी पे हम टिक नहीं लगाएंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। सभी डेटें हम जो भी लेके आए हैं वो डेट इम्पोर्टेंट डेट है। देखो तिथि और ये दिवस, किस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर दिवस, 10 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि का मतलब समझ रहे हैं आप, एक तो जन्म और पुण्यतिथि मतलब ये जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी वो वाली ये पुण्यतिथि है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी देश प्रेम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस, 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। दोस्तों गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का मतलब आप लोग समझते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको यही नहीं मालूम है कि कब हमारा गणतंत्र दिवस है और कब हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है, तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में उस दिन को, तिथि को मनाते हैं। तो 26 जनवरी को, जो 26 जनवरी को हमारा जो लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा लागू हुआ था संविधान, तो उस तिथि को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। तो वही है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें थोड़ा ऊपर बढ़ा लें दोस्तों। 6 फरवरी संत रविदास जयंती, 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इम्पोर्टेंट 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 16 मार्च विश्व टीकाकरण दिवस, 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म दिवस अग्निशमन दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती, 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंकवाद विरोध दिवस, 30 मई को पत्रकारिता दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। आइए दोस्तों, हम जून में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम आते जून हमारा एक हो गया है। अब 21 जून को योग दिवस और अंटार्कटिका दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। देखो दोस्तों, अमेरिका भी गुलाम रह चुका है किसी न किसी का, तो इसका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस। आपको मालूम होगा जो 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था शायद, हाँ, तो उसी दिन को हमारा ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को। 26 जुलाई को विजय दिवस कारगिल दिवस, 28 जुलाई को वन महोत्सव दिवस, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों, इसमें आप कहेंगे कि स्वतंत्र आज़ाद तो एक ही दिन हुई, हाँ सही बात है। देखो, अपने यहाँ और पाकिस्तान में थोड़ा टाइम का फ़र्क है। वो 12 बजे से पहले आज़ाद हो गया था रात के, और हम तब वो 14 अगस्त थी
और हमारे यहाँ पर 15 अगस्त थी उस दिन, 12 बजे के बाद 15 अगस्त की डेट लगी थी। इसलिए जो पाकिस्तान का है वो 14 अगस्त को मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस, और इंडिया हमारा 15 अगस्त को मनाता है। और 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती। 37 तक हमारा हो गया है, हम 37 से ऊपर ले रहे हैं दोस्तों। हाँ 5, अब हम सितंबर में आ रहे हैं। अगस्त हमारा हो गया, जुलाई अगस्त। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, 41वां मोस्ट इम्पोर्टेंट, टिक लगा लो आप इस पर। जो 16 सितंबर है विश्व ओजोन दिवस। दोस्तों चाहे छोटी परीक्षा हो, पीसीएस की हो, आईएएस की हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। जो ओजोन दिवस का मनाया जाता है तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस, विश्व प्रौढ़ दिवस। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस। देखो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का ही जन्म दिवस नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को, सभी को मालूम होगा शायद। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। आपको शायद कुछ याद आया होगा, कल हमने संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में आपको पढ़ाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो देखो वही है यहाँ पर एक संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब मनाया जाता है, तो वो 24 अक्टूबर को। मैंने कहा ना, हम कोई भी चीज़ फालतू में बेफालतू में आपको नहीं पढ़ाएंगे, हर सब चीज़ ऐसे पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में काम आने वाली हो। ठीक है दोस्तों। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, 14 नवंबर को बाल दिवस, चाचा नेहरू का जन्म दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। दोस्तों हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट डेटे हैं और दिवस हैं, हमने आपको यहाँ इस क्लास में करा दी है। मुझे लग रहा है कि इससे कुछ एक पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर आपको कोई भी दिवस अगर पूछ लिया जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विश्व के जो प्रमुख देश हैं ना, इनके जो राष्ट्रीय खेल हैं, उन राष्ट्रीय खेलों को पूछ लिया जाता है कि कौन से देश का क्या राष्ट्रीय खेल है। आइएगा, बस 8-10 पॉइंट है, 8-10 पॉइंटों में जो प्रमुख हैं हम आपको वो बता दे रहे हैं। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा। भारत और पाकिस्तान, देश का नाम इस कॉलम में चलेगा, ये राष्ट्रीय खेल होंगे। तो देश भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल ये है हॉकी, अमेरिका का बेसबॉल, जापान का जूडो, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट और टेनिस। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, तो इसके क्रिकेट और टेनिस 2 हैं। स्पेन बुल फाइटिंग, जो सांडों की लड़ाई होती है उसी को बुल फाइटिंग कहते हैं। कनाडा का आइस हॉकी 7 नंबर पे। रूस का हमारा है शतरंज फुटबॉल, शतरंज या फुटबॉल 2 हैं। चीन का टेबल टेनिस, मलेशिया का बैडमिंटन। दोस्तों ये थे विश्व के प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय खेल थे, वो हमने इस टॉपिक में बताए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विभिन्न खेल तथा उनके खिलाड़ियों की संख्या। दोस्तों पूछ लिया जाता है, आप लोग एग्जाम दे चुके होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो हमने ये टॉपिक लिया है कि विभिन्न खेल तथा उनके खिलाड़ियों की संख्या, विभिन्न खेल खिलाड़ियों की संख्या। विभिन्न खेल क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इनमें 11 खिलाड़ियों की संख्या 11 रहती है। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोला, इनमें खिलाड़ियों की संख्या 7 रहती है। ठीक है दोस्तों। खो खो और बेसबॉल 9, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6 और पोलो में 4 खिलाड़ियों की संख्या रहती है। आइए दोस्तों कुछ और खेल हैं, उनमें क्या क्या खिलाड़ियों की संख्या है वो हम देखते हैं। अब देखो
रग्बी फुटबॉल, जो रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, टेनिस या बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको बता दिए। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, विभिन्न खेलता उनसे संबंधित शब्द। देखो जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे प्रमुख खेल और संबंधित शब्द, क्रिकेट में गुगली, हैट्रिक, थर्ड आई, सिली, प्लांट, पॉइंट, चाइनामैन, हिट विकेट, सर्विंग, स्ट्रोक, बेड ऑन, गली, कवर, हुक, डेड बॉल, पंपिंग क्रीज। हॉकी में ये है, आप देख लेना इनको वीडियो रोक के, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ आइएगा, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम आपको वही बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है आप वही पढ़िएगा। देखो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो क्रिकेट पिच की लंबाई है वो 20.12 मीटर यानी कि 22 गज, बल्ला है 38 इंच और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 96.52 सेंटीमीटर, गेंद 163 ग्राम, स्टंप 27 इंच या 72 सेंटीमीटर। जो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील या 42 किलोमीटर होती है। क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों, कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं फुल फॉर्म को शब्दों की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे SMS, एक या 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से रखा हुआ मिलेगा जीके में। ठीक है दोस्तों, आइएगा इन जितनी हम आपको जो फुल फॉर्म कराने के लिए जा रहे हैं, देखो ज़्यादा नहीं है, वही 17-18 है। 17-18 आप इनको अच्छे से देख लेना और इन्हीं फुल फॉर्मों में से आपको एक न एक फुल फॉर्म जो भी आएगी वो इन्हीं से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो SMS की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या क्या है, एक हमारा हो गया है दोस्तों, तो दूसरा है हमारा वेट, VAT वैल्यू एडेड टैक्स। जो ये कहते हैं ना बेट कर लग गया, बेट कर, तो वही है, बेट कर लगता है तो वैल्यू एडेड टैक्स। इसको जो हिंदी में लिखा है आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बड़े ही ध्यान से वीडियो को रोक के, क्योंकि वो बहुत ही बारीकी सी गलतियां देता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसलिए बड़े ही ध्यान से इनको आपको देखना है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, UGC यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। अब ये यहाँ देखो ग्रांट है, वो ग्रांट भी लिख देगा, तो ऐसे ऐसे मतलब कंफ्यूज कर देगा, तो आप देख लेना यहाँ ग्रांट है। ठीक है, ग्रांट कमीशन। पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WWW इम्पोर्टेंट ये आता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ISI इंटर सर्वाइस इंटेलिजेंस। जो OMR सीट है ना, जो आप इसमें अभी जाएंगे एग्जाम में तो आपको जो सीट मिलेगी ना भरने के लिए आंसर सीट, तो उस वो OMR सीट बोली जाती है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ATM ऑटोमेटेड, हाँ देखो ATM की फुल फॉर्म बहुत आती है, ऑटोमेटेड, अब वो कुछ ऑटोमेटेड लिख देगा, टिक लिख देगा, कुछ भी लिखेगा, तो ये मतलब ऐसे ही अक्षरों में वो गड़बड़ करता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉक्यूडिल, सिम का हो गया ये। आप देखते हैं 13 तक हो गया, 14 से आगे देखते हैं दोस्तों हम। 14 में हमारा IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट। एड्स की फुल फॉर्म बहुत आती है, बहुत, क्या है हमारी, एक्वायर्ड, बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर है मोडेम, मॉड्यूलेटर, डेमोड्यूलेटर। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GST इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं गुड्स सर्विस टैक्स, जो अभी GST हमारी जो लागू हुई है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आइएगा कुछ अब ये हल्के फुल्के पॉइंट है, फटाफट हम इनको भी देख लेते हैं। भाई पुलिस का एग्जाम है, कोई ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं आता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको वहाँ पर रखे हुए मिलेंगे। देश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, तो हम यही टॉपिक और पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल से पढ़ाएंगे आपको। नगर, नदी और राज्य। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे,
राज्य दिल्ली पड़ेगा। आगरा मथुरा यमुना उत्तर प्रदेश राज्य पड़ेगा। इलाहाबाद संगम में है उत्तर प्रदेश में। कानपुर वाराणसी गंगा उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद बरेली रामगंगा उत्तर प्रदेश। अयोध्या सरजू उत्तर प्रदेश। लखनऊ गोमती उत्तर प्रदेश। और भागलपुर बक्सर गंगा बिहार। ठीक है दोस्तों, पटना गंगा सोन बिहार में। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा झारखंड में। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र असम में। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे गुजरात में। कोलकाता हुगली पे पश्चिम बंगाल में है। बद्रीनाथ गंगोत्री नदी किनारे उत्तराखंड में। ये पूछा जाता है बद्रीनाथ किस नदी किनारे, तो गंगोत्री उत्तराखंड। कटक महानदी उड़ीसा। नासिक गोदावरी महाराष्ट्र में। हैदराबाद मूसा आंध्र प्रदेश में। कोटा चंबल राजस्थान में। अजमेर लूनी राजस्थान में। आइएगा आगे देखते हैं। 19 तक हमारा हो गया है, 20 से हम स्टार्टिंग करते हैं। लेह सिंध नदी किनारे है जम्मू और कश्मीर में। श्रीनगर झेलम जम्मू कश्मीर। सूरत ताप्ती गुजरात। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है मध्य प्रदेश में। मुंबई मही, दोस्तों ये पूछे जाते क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं। मुंबई मही के किनारे महाराष्ट्र में। विजयवाड़ा कृष्णा आंध्र प्रदेश में। मैसूर, ये नदियों के नाम है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी है, कर्नाटक राज्य है ये। जबलपुर नर्मदा नदी, जबलपुर नर्मदा मध्य प्रदेश। भुवनेश्वर महानदी उड़ीसा। श्रीरंगपट्टनम कावेरी कर्नाटक। गाजीपुर गंगा उत्तर प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट पे। पुणे मूठा नदी किनारे है, महाराष्ट्र में है ये। मदुरई बैगई के किनारे है। पणजी मांडवी महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं एक टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उत्पाद संबंधी विभिन्न क्रांतियाँ। ये प्रमुख कल्चर वगैरह ये आपने पढ़ा हो, जैसे हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, या भूरी क्रांति, पीली क्रांति, तो एपीकल्चर का मतलब क्या मतलब है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो हम आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारी क्लास को अगर आप नए हो हमारी क्लास में तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।